जय हिंद भाई सभी दोस्तों ने। आज आप कर रहे हैं भाई थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट। और आज की क्लास में जो थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट से रिलेटेड जो बेसिक थ्योरी होगी और प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए होंगे वो इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। लेक्चर नंबर हमारा 5 रहेगा। इससे पहले 4 क्लास आपको प्रोवाइड करवा रखी है और इस क्लास की जो पीडीएफ होगी उसको टेलीग्राम है इलेक्ट्रीशियन करियर के अंदर उसके ऊपर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और हमारा यूट्यूब भी इसी नाम से है इलेक्ट्रीशियन करियर के अंदर। आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट क्लास के नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, ये क्लास किसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी? जो हमारा हरियाणा में ALM ऐसे की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इलेक्ट्रीशियन की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और अभी सेंटर का जो ALP का एग्ज़ाम भी आने वाला है उसके लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है, ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। और इसका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको कल की क्लास में हमने कंप्लीट कर दिया। आज पढ़ेंगे थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट। शुरू करते हैं आज की क्लास। ये थर्मल पावर प्लांट है, उसमें कौन सा कोयला यूज़ किया जाता है वो हमने कल डिटेल में बताया है। ठीक है, हम इसमें सेमी बिटुमिनस या बिटुमिनस कोयले का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा एंथ्रेसाइट कोयले में होती है, लेकिन एंथ्रेसाइट बहुत कठोर होता है जिसको पोलराइज्ड करना मुश्किल होता है। इसी कारण हम एंथ्रेसाइट का प्रयोग न करके बिटुमिनस कोयला या सेमी बिटुमिनस कोयल का यूज करते हैं। किसमें? थर्मल हाइड्रो प्लांट में। ठीक है, इस कोयले में क्या होती है, कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है। ये हमने रफली एक डायग्राम बना रखा है। ठीक है, ये बॉयलर समझा रखा है इधर पे। ठीक है, और यहाँ से पानी जाके इस बॉयलर में चला जाता है। बॉयलर में क्या होता है, कोयला होता है, हीट होती है। उस हीट से जो यहाँ पे इस पंप से पानी जाता है वो गर्म होकर टरबाइन पे आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, टरबाइन को स्पीड से जब भाप उसके ऊपर टकराती है टरबाइन पे तो टरबाइन घूमता है। टरबाइन घूमकर जनरेटर को घुमाता है, इससे अटैच्ड होता है जो जनरेटर। ठीक है, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है यहाँ से। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट्स हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसिपिटेटर या जो एज राख निकलती है यहाँ से निकलती है ये। ठीक है, एयर होती है उसका यूज़ क्या होता है, चिमनी होती है उसका क्या यूज़ होता है, हम इस क्लास में पढ़ेंगे। चलो आगे देखते हैं। इसमें क्या होता है, ये पंप होता है जो थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, पंप के जरिए क्या होता है, बॉयलर में पानी पहुंचाया जाता है। ठीक है, बॉयलर में जो पानी पहुंच जाता है, बॉयलर में हीट होती है जो कोयले को जलाकर हम ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। वो क्यों करते हैं, जो पानी को हम स्ट्रीम की फॉर्म में लेके आने के लिए हम बॉयलर में हीट उत्पन्न करते हैं कोयले को जलाकर। और वो हीट से जो पानी भाप में बदल जाता है तो वो भाप स्पीड से टरबाइन के ऊपर टकराती हैं और टरबाइन पर टकराकर जो टरबाइन से जनरेटर अटैच्ड होता है, जनरेटर घूमने लग जाता है। ठीक है, और बिजली पैदा होती है। और जो शेष स्टीम्स होती है जो भाप होती है गर्म, वो कंडेंसर में चली जाती है। कंडेंसर का क्या काम होता है, कंडेंसर जो भाप होती है उसको वापस पानी में बदल देता है। ठीक है, स्टीम चेंज इन वाटर। और जो ये वाटर जो स्टीम से वाटर में बदल गई है वापस पंप के जरिए एक सर्कुलेशन के माध्यम से कहाँ भेज दी जाती है, हमें बॉयलर में पहुंचा दी जाती है। ये देखो, आपको डायग्राम के माध्यम से बताएंगे आपको। ये हो गया पंप,
ठीक है। इस पंप से ये बॉयलर हो गया इधर, इस बॉयलर में पानी पहुंचाया जाता है। पानी पहुंचाया जाता है यहाँ को, ये टरबाइन पे जाती है भाप, ठीक है। भाप से टरबाइन घूमकर जनरेटर को घुमा देती है और इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट हो जाती है। और जो भाप बची हुई होती है वो यहाँ ये कंडेंसर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंडेंसर क्या करता है, इस भाप को, बची हुई भाप को पानी में बदल के और इस पंप के जरिए वापस में इधर भेज देता है बॉयलर में, ठीक है। ये होगा हमारा कंडेंसर का काम। थर्मल पावर प्लांट रैंकाइन साइकिल पर कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, थर्मल पावर प्लांट किस साइकिल पर काम करता है, रैंकाइन साइकिल, ठीक है। रैंकाइन चक्र पर के सिद्धांत पर कार्य करता है थर्मल पावर प्लांट। ये क्वेश्चन बनेगा आपके, ऑप्शन में दे दिया जाएगा, एक में उत्तर में, चार ऑप्शनों में से एक में दे दिया जाएगा रैंकाइन साइकिल, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा उत्तर। राख का यूज, जो कोयले को जलाकर हमारी राख बच जाती है उसका क्या यूज होता है, सीमेंट बनाने में इसका यूज करते हैं हम, ईंटें बनाने में, ब्रिकल बनाने में, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट की ये हो गया राख की यूज की, सीमेंट बनाने में, ईंट बनाने में। और आगे आ गया थर्मल पावर प्लांट की जो इफिशियंसी होती है, दक्षता होती है, वो 35 से 40% ही होती है, बहुत कम इफिशियंसी होती है इसकी, ठीक है। इफिशियंसी का मतलब ये है कि हम जितना इनपुट देते हैं और आउटपुट देते हैं, ठीक है, उनका रेशो होता है इफिशियंसी। इनपुट आउटपुट बटे में इनपुट ऐसे डाल दिया जाता है। अगर हमारा जितना इनपुट देते हैं हम, ठीक है, उतना ही आउटपुट निकल जाता है तो इफिशियंसी हमारी 100% हो जाती है। लेकिन यहाँ पे 35 से 40% आप याद कर लेना कि जो थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी है वो 35 से 40% ही होती है। ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी दक्षता कितनी होती है, 35 से 40%। आगे यूज होने वाला जो पानी होता है उसका pH 8.5 होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि जो थर्मल पावर प्लांट में पानी यूज़ किया जाता है उसका pH कितना होता है, 8.5 होता है। इसको याद रख लेना। बेसिक नेचर का होता है, अक्षारीय प्रकृति का। आगे आ गया इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर यह थर्मल पावर प्लांट की दक्षता को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। इसको अल्पव्ययी या मितव्ययी भी कहते हैं, अल्पव्ययी और मितव्ययी भी कहते हैं। यह चिमनी की हीट को रीयूज करके पानी को बॉयलर में जाने से पहले ही थोड़ा गर्म कर देते हैं। जो हम पंप के जरिए पानी बॉयलर में पहुंचाते हैं, उस पानी को बॉयलर में जाने से पहले ये इकोनोमाइजर क्या करता है, पानी को हीट थोड़ा सा गर्म कर देता है। और वो गर्म करने के लिए हीट होती है वो कहाँ से यूज़ की जाती है, जो चिमनी में धुआं होता है, कोयला जलने के बाद वो धुआं चिमनी के थ्रू बाहर जाता है, ठीक है। लेकिन वो धुआं गर्म होता है, उसी हीट को इकोनोमाइजर ऑब्जर्व करके और बॉयलर में जाने से पहले उस पानी को गर्म कर देता है। ये काम होता है इकोनोमाइजर का। इकोनोमाइजर का काम क्या होता है, चिमनी से हीट को ऑब्जर्व करके बॉयलर में जाने वाले पानी को थोड़ा गर्म कर देता है, जिससे बॉयलर में पानी जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। पहले से ही अगर थोड़ा पानी गर्म हो गया और बॉयलर में और जल्दी पानी गर्म हो जाएगा, इससे क्या होगा, कम उष्मा में ही स्टीम उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। जो हमारा कोयला कम लगेगा पानी गर्म करने में, क्योंकि गर्म पानी को ही हम दोबारा से भाप में बदलेंगे तो वो जल्दी से भाप में बदल जाएगा और हमारी जो कोयला वो कम लगेगा, ठीक है। चिमनी से निकलने वाली फ्लू गैसेज से हीट ऑब्जर्व करके, ठीक है, हीट कहाँ से लेता है इकोनोमाइजर, जो चिमनी से निकलने वाली गैसें होती है वो गर्म होती है, उसी से हम हीट लेके पानी को गर्म कर देते हैं बॉयलर में जाने से पहले, ठीक है। आगे आगे एयर पर हीटर आपको दिखा देता हूँ ये इकोनोमाइजर का होता है। इकोनोमाइजर यहाँ पे बना नहीं रखा वैसे, ठीक है। बस ये याद कर लेना कि जो ये पंप होता है ना,
पंप से ये पानी जाता है, यहीं पे एक कनेक्शन होता है जो इसकी गैस ऑब्जर्व करके और यहाँ पे हीट भेज देता है और इस पानी को गर्म कर देता है। थोड़ा सा गर्म हो गया ये पानी यहाँ पे चला जाता है फिर, ठीक है। आगे है एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर का क्या काम होता है थर्मल पावर प्लांट में? वायु को पहले से ही गर्म करने वाला यह भी थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी को बढ़ाता है, ठीक है। जो एयर प्री हीटर होता है यह वायु को पहले से ही गर्म कर देता है। जो वायु इसमें बॉयलर में भेजी जाती है, किसके लिए? ताकि कोयले को जो नमी है उसको सोख ले, ठीक है। उसके लिए हम हवा को बॉयलर में भेजते हैं, को गर्म करने का काम होता है एयर प्री हीटर का, ठीक है। ये क्या कर देता है, उस हवा को गर्म कर देता है, जैसे हवा की नमी भी खत्म हो जाती है और गर्म हवा कोयले की नमी को भी जल्दी सोख लेता है, ठीक है। यह भी इफिशियंसी बढ़ाता है एयर प्री हीटर। यह बॉयलर की इनकमिंग हवा की हीट को बढ़ाता है जिससे कोयले की नमी को कम किया जा सके। ये देखो, यहाँ से हम, ये होगी एयर, यहाँ से एक ये रास्ता होता है यहाँ पे, ये बॉयलर में जाने का, यहाँ से हम हवा भेजते हैं बॉयलर में, ये हो गया बॉयलर आपका, और इसके अंदर होता है कोयला, ठीक है। इस कोयले की नमी को सोखने के लिए हवा जो अंदर भेजते हैं उसको पहले से ही गर्म करने का काम किसका होता है? एयर प्री हीटर का, ठीक है। नमी को सोख लेता है तो इसका मतलब कोयला फिर जल्दी जलेगा, तो ऐसे इसमें भी इफिशियंसी बढ़ जाती है, ठीक है। कम कोयले या कोयला जल्दी जलेगा तो हमारी आउटपुट जल्दी निकलेगी, टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो यह भी जो एयर प्री हीटर है यह कोयले की नमी को सोखकर कोयले को जल्दी जलाने में सहायता करता है और उसकी थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी को बढ़ाता है। नेक्स्ट है सुपर हीटर। वो था एयर प्री हीटर, यह है सुपर हीटर, उच्च तापक। इससे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। यह भी इफिशियंसी को बढ़ाता है। इसका काम क्या है? यह बॉयलर में पैदा हुई स्टीम की ऊष्मा को और अधिक बढ़ा देता है। जो हम बॉयलर में पानी से भाप में बदल देते हैं तो उस भाप की ऊष्मा को और अधिक बढ़ा देता है। कौन बढ़ा देता है? सुपर हीटर, ठीक है। जो सुपर प्री हीटर था वो हवा को गर्म करता है, ठीक है। और जो ये सुपर हीटर है, ठीक है, उच्च तापक है, ये क्या करता है? बॉयलर में जो स्टीम पैदा हो गई, ठीक है, भाप बन गई, उस भाप को भी और ज़्यादा गर्म कर देता है, ठीक है। बॉयलर के अंदर का तापमान कितना होता है? बॉयलर के अंदर का तापमान होता है 1000 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। ये क्वेश्चन है डायरेक्ट, इसको याद कर लेना कि बॉयलर के जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें बॉयलर के अंदर तापमान कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है? 1000 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस तक। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसिपिटेटर, वैद्युत स्थैतिक अवशोषक। इसका क्या काम है भाई? यह चिमनी में फ्लू गैसों से वायु को हानि पहुंचाने वाले तत्वों को अवशोषित करते हैं। जो हम कोयला जलने के बाद बहुत सारी ऐसी फ्लू गैसेज होती है जो इन्वायरमेंट को, हमारे ओजोन गैस को, ओजोन परत को डैमेज करती है और इन्वायरमेंट को प्रदूषित करती है। उस प्रदूषण को कम करने के लिए, उस प्रदूषण को रोकने के लिए जो कोयला जलने के बाद फ्लू गैसें होती है उनको ऑब्जर्व करने का काम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसिपिटेटर का, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं वैद्युत स्थैतिक अवशोषक। तो ये क्या अवशोषित करता है? फ्लू गैसेज को, ताकि इन्वायरमेंट में वो दूषित गैसें ना मिल पाए। आगे क्वेश्चन आ गया कि जब नियंत्रण रोड को रिएक्टर में प्रवेश कराया जाता है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मान हो जाता है। ये नियंत्रण, पहले तो ये बताओ कि ये कंट्रोल रोड होती क्या है? ये होती है भाई, मैंने कल क्लास ली थी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में, उसमें यूज की जाती है, ठीक है। तो नियंत्रक रोड होती है वो क्या करती है? ये करती है जो हमारा
न्यूट्रॉन्स होते हैं जो यूरेनियम पर अटैक करते हैं, ताकि यूरेनियम को एक अणु से कई अणुओं में टूटकर वो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो उन न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व करता है ताकि बहुत ज़्यादा उसमें न्यूट्रॉन्स ना हो जाए, और जब हमें ऊर्जा की बनाने की ज़रूरत नहीं होती तो उन न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने का काम होता है कंट्रोल्स रोड का। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब नियंत्रण रोड या कंट्रोल रोड को रिएक्टर में प्रवेश कराया जाता है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मान हो जाता है। तो इसका 1 से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है उसको 1 से कम होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, इसको रट लेना भाई। हर चीज़ याद नहीं होती, हर चीज़ को समझाने का कोई तरीका नहीं होता। जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उसको डायरेक्ट ही याद कर लेना। ठीक है, अब इसको मैं आपको बता तो दूंगा, ठीक है, 10 से 15 मिनट इसको बताने में लग जाएगी, और ये इतना वही क्वेश्चन सिर्फ यहीं से यही बनेगा कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना होता है, 1 से कम होता है। जिसका 1 से ज़्यादा होगा वो भी मैं बता दूंगा, कई चीज़ों का 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट याद कर लेना कि जो कंट्रोल रोड है अगर उसको रिएक्टर में प्रवेश कराया जाता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना होता है, 1 से कम होता है। नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को बता दिया। वर्तमान चक्र में न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रीवियस साइकिल। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या हो गया, ये वही कंट्रोल रोड से रिलेटेड हो गया कि हमारी जो न्यूट्रॉन्स की पहले संख्या थी, ठीक है, और ऑब्जर्व करने के बाद अब जो न्यूट्रॉन्स की संख्या कम हो गई है, मान लिया पहले न्यूट्रॉन्स की संख्या 10 थी और अभी अवशोषित करने जो कंट्रोल रोड है वो अवशोषित कर 2 न्यूट्रॉन्स को अवशोषित कर लेता मान लेते हैं, तो ये रहेगी 8। तो 8/10 का मान कितना हो गया, 0.8। ठीक है, ये 1 से कम होता है, ये होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। आपको बता भी दिए यहाँ पे। अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 से कम होता है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, उसको बोलते हैं सब क्रिटिकल सिचुएशन। अगर जो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 से ज़्यादा हो जाता है उसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल सिचुएशन। ठीक है, 1 से ज़्यादा होने को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो सुपर क्रिटिकल, 1 से कम होगा तो सब क्रिटिकल, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 के बराबर हो गया, न्यूट्रल विल बी सेम, ना ही ऑब्जर्व करेगा, मतलब ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, तो ये क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, इसमें हम मतलब ऐसा हो गया कि जो कंट्रोल रोड है वो काम ही नहीं आई। तो क्रिटिकल ऐसे हो गया, अगर हम किसी चीज़ को यूज करने के लिए लगा रखी है और उसका यूज ही ना आए तो वो क्रिटिकल हो जाती है। और सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल आपको बता दिए कि वो क्या होती है। सुपर क्रिटिकल 1 से ज़्यादा होने पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, और 1 से कम होने पर सब क्रिटिकल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको बता दिया, इसको देख लेना। ये ठीक है, नेक्स्ट है द एफिशिएंसी ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट इम्प्रूव विद, ऑप्शन दे रखे हैं कि जो इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन है प्लांट का लोड कम करके, ठीक है, ए दे रखे हैं, बी दे रखा है उस भाप दाब का उपयोग करके, यूज ऑफ हाई प्रेशर स्ट्रीम, सी दे रखा है कोयला ज़्यादा मात्रा में जलाकर, डी दे रखा है पानी की ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करके। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, जो हमारी स्टीम है उसको हाई प्रेशर पर उपयोग करके हम इफ़िशियंसी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो हमारा उसमें यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक सेकेंड, जो हमारा टरबाइन है, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो टरबाइन तेज़ी से घूमेगा, और तेज़ी से घूमेगा जनरेटर भी तेज़ी से घूमेगा, और हमारी इलेक्ट्रिक आउटपुट है जो जनरेशन है इलेक्ट्रिसिटी की वो स्पीड से होएगी। ठीक है,
तो तेज़ी से हमारी इलेक्ट्रिसिटी होगी तो इफिशियंसी बढ़ जाएगी इसमें। तो हमारा उत्तर ये प्लांट को लोड कम करके भी हम इफिशियंसी को नहीं बढ़ा सकते। कोयला ज़्यादा मात्रा में जलाकर, अगर कोयला ज़्यादा मात्रा में जलाएंगे तो भाई इफिशियंसी घट जाएगी ना, ठीक है। कोयला हम कम ईंधन को जलाकर ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करना ही इफिशियंसी इंप्रूव करना कहलाता है, ठीक है। पानी की ज़्यादा मात्रा में उपयोग करके, पानी का ज़्यादा मात्रा में उपयोग करके तो गर्म नहीं होएगा, ठीक है, क्योंकि जो बॉयलर में जो हीट है वो तो नियमित ही है ना, उसको ज़्यादा कैसे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हीट पे। तो पानी की मात्रा को भी बढ़ाकर हम इफिशियंसी को नहीं बढ़ा सकते। तो इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट्स पहले बताया, तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ उत्तर भी हो जाएगा हाई प्रेशर पर स्टीम का उपयोग करके। ये था हमारा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट। आगे पढ़ेंगे अब हम हाइड्रो पावर प्लांट। थ्योरी भी समझा दी, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है साथ के साथ भी बताया, और एक दो क्वेश्चन वैसे भी करा दिया। और आगे जैसे ही हम प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आगे भी आपको करवाते रहेंगे मिक्स में। अभी हम पढ़ेंगे हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। थर्मल पावर प्लांट को आप अगर एक बार में समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज आप दोबारा इस क्लास को देख सकते हैं। अगर आपको मतलब मैक्सिमम 90% समझ में आ गया और 10% ही रहता है, तो आपके रिवीजन के लिए जो टेलीग्राम इलेक्ट्रीशियन करियर के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप PDF से आप रिवीजन कर सकते हो इस क्लास का। चलो हम अब शुरू करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। हाइड्रो पावर प्लांट ये क्या होता है, बांध में पानी को इकट्ठा करके हम जब ऊपर से पानी छोड़ते हैं और टरबाइन के ऊपर, तो टरबाइन घूमता है, ठीक है। टरबाइन घूम के क्या करता है, ये जनरेटर से जुड़ा होता है, वही जनरेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, ठीक है। ये देखो ये बांध बना रखा है, ठीक है, यहाँ पे पानी इकट्ठा है। ये जितना बांध की ऊंचाई होगी इतना ही उसमें जो स्थैतिक ऊर्जा होगी उतनी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा स्थैतिक ऊर्जा होगी, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि ऊपर से पानी जितना ज़्यादा गिरेगा, जितने ऊपर से पानी गिरेगा उतना ही स्पीड से टरबाइन के ऊपर पानी गिराया जा सकता है। जो गतिज ऊर्जा होगी वो ज़्यादा होने के कारण टरबाइन तेज़ी से घूमेगा। इसके पार्ट देख लो, ये बांध हो गया, ठीक है। बांध, इसमें हाइड्रो पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा कॉस्ट होती है जो बांध निर्माण में ही होती है। और बांध के ऊपर ये एक ट्रेस रैक लगा होता है जिसको छन्नी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, जो पानी को छान कर टरबाइन में पेनस्टोक उसके माध्यम से भेजता है, ठीक है। पेनस्टोक क्या होगा, ये पाइप सी होगी जिसके जरिए हम पानी को टरबाइन तक पहुंचाते हैं बांध से, ठीक है। ट्रेस रैक क्या हो गया, पेनस्टोक में जाने वाले पानी को छान कर भेजता है ये बांध से, ठीक है। पेनस्टोक हो गया, ये पाइप हो गया जिसके माध्यम से हम पानी बांध से टरबाइन तक पहुंचाते हैं। एक होता है यहाँ पे एक सर्ज टैंक, पाइप होगी, ये पाइप के ऊपर ऐसे ऐसे बना होता है, ये होता है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक क्या होता है, बाई चांस जो टरबाइन पे यहाँ पे कोई कंकर पत्थर पड़ रुक जाता है या कुछ भी ऐसा अवरोध आ जाता है जिसके कारण ये जो पेनस्टोक है उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है, और अवरोध उत्पन्न होने के कारण जो पानी तेजी से आ रहा होता है वो एक हथौड़े की तरह काम करता है, जिसको हम हैमर, उसको आगे बताएंगे, मतलब हैमर इफेक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। वो तेज़ी से, इतनी तेज़ी से पानी आ रहा होता है, एकदम हम उसके बीच में अवरोध पैदा कर देंगे तो वो एक हथौड़े की तरह काम करेगा और ये पाइप फटने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। इस पाइप या पेनस्टोक को फटने से रोकने के लिए हम यहाँ पे सर्ज टैंक का प्रयोग करते हैं, ताकि अगर यहाँ पे अवरोध हो गया तो पानी रुके ना, सर्ज टैंक के माध्यम से बाहर चला जाए, ठीक है। ये एक वाल्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। पता चल गया सर्ज टैंक का क्या काम है यहाँ पे।
और ऐसे पूछ लेगा कि सर्ज टैंक है वो किस पावर प्लांट का पार्ट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का है, थर्मल पावर प्लांट का है या डीजल पावर प्लांट का है, किसका है? इन तीनों का किसी का भी नहीं है भाई। सर्ज टैंक है हाइड्रो पावर प्लांट का पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है पानी की जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ही ज़्यादा स्थैतिक ऊर्जा होगी। ठीक है, डैम, बांध का काम पानी को स्टोर करना है। बांध हाइड्रो पावर प्लांट का सबसे महंगा हिस्सा है, ये आपको बता दिए। आगे आ गया पेन स्टॉक। पेन स्टॉक क्या होता है? यह एक पाइप होती है जिसमें पानी आता है और वाटर की पोटेंशियल एनर्जी स्थैतिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, ये देखो स्थैतिक ऊर्जा, यहाँ पे स्थैतिक ऊर्जा ऐसे जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जब इस पाइप के माध्यम से ऊपर से नीचे पानी लेके आया जाता है तो इसको गतिज ऊर्जा में बदल देता है। ये कहाँ चेंज होती है? पेन स्टॉक के अंदर। ठीक है, पेन स्टॉक क्या काम करता है? जो स्थैतिक ऊर्जा है उसको गतिज ऊर्जा में बदल देता है, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है। जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्थैतिक ऊर्जा होगी उतनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, ट्रेस रैक छन्नी, इसका क्या काम है? यह बांध से पानी को छानकर ही पेनस्टॉक में जाने देता है, या यह पेनस्टॉक में जाने वाली पानी की मात्रा की अशुद्धियों को रोक देता है। आगे ये दो हैं स्पिलवे और फोरवे टैंक। स्पिलवे टैंक और फोरवे टैंक, यह भी हाइड्रो पावर प्लांट के भाग है। इसमें मतलब क्या हो जाता है, बाई चांस अगर जो बांध है उसका पानी कम हो जाता है तो स्पिलवे और फोरवे टैंक से हम पानी की पूर्ति करते हैं विद्युत उत्पन्न करने के लिए। ये क्वेश्चन पूछे गए इसलिए नोट के तौर पर डाल रखे कि पूछ लेता है कि स्पिलवे और फोरवे टैंक होता है वो किस प्लांट का पार्ट होता है। ये हाइड्रो पावर प्लांट के भाग होते हैं। ये था हमारा हाइड्रो पावर प्लांट की थ्योरी। ठीक है, और आगे ये बताया हाइड्रोग्राफ होता है ये किससे रिलेटेड होता है? यह हाइड्रो पावर प्लांट से संबंधित है। ठीक है, यह ग्राफ समय और डिस्चार्ज किए गए पानी के बीच का ग्राफ होता है। ये ग्राफ समझाया भी गया है। ये क्वांटिटी ऑफ वाटर हो गई, ये टाइम हो गया। ठीक है, मतलब ऐसे बताया गया कि जैसे 9 बज गए, यहाँ पे 10 11 कि 9 बजे हमारा पानी की क्वांटिटी पर सेकंड इतनी थी। ठीक है, मान लिया कि पर सेकंड 1000 क्यूसेक। ठीक है, या मीटर की क्यूब पानी 1000 मीटर की क्यूब पानी पर सेकंड जा रहा था 9 बजे। ठीक है, ये पानी की क्वांटिटी को बताता है ग्राफ कि इतने बजे इतना पानी जा रहा था। तो इस क्वांटिटी को बताने के लिए जो ग्राफ होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ किससे रिलेटेड है भाई? ये हाइड्रो पावर प्लांट से रिलेटेड है। ये क्या बताता है? ये पानी की क्वांटिटी बताता है। ठीक है, कि उस पर्टिकुलर समय में कितना पानी गया। और ये पूछ लेता है कि जो हाइड्रोग्राफ होता है वो किस किस के बीच का रिलेशन बताता है। ये क्या बताता है? यह ग्राफ समय और डिस्चार्ज किए गए पानी के बीच का ग्राफ होता है। डिस्चार्ज ऑफ वाटर एंड टाइम के बीच का रिलेशन बताते हैं। ठीक है, क्यों हो गया वाटर डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, जैसे ये बताया गया कि रात के समय पानी डिस्चार्ज कितना हो गया, दोपहर के समय कितना है, 9 बजे 10 बजे कितना है, एनी टाइम। अगर हम इस ग्राफ के माध्यम से ये देख सकते हैं कि इतने बजे इतना पानी पर सेकंड डिस्चार्ज हुआ था। आगे देखते हैं सर्ज टैंक। सर्ज टैंक आपको बता दिए ये वाटर हैमरिंग इफेक्ट से पाइप को फटने से बचाता है। अगर बाई चांस उसमें पेन स्टॉक में कोई बाधा आ जाती है, कोई भी कंकर पत्थर आ जाता है, वैसे तो उसमें छन्नी भी लगी होगी है, लेकिन किसी भी कारणवश उसमें कोई इशू आ जाता है और पानी एकदम रुक जाता है, उस पानी को रुकने की वजह से ताकि पेन स्टॉक फट ना पाए तो वो सर्ज टैंक के जरिए बाहर निकल जाता है, जिसके कारण पेन स्टॉक होता है जो पाइप होती है वो फटने से बच जाती है।
वाटर हैमरिंग इफेक्ट क्या होता है? पानी के रास्ते में किसी अवरोध का आ जाने से पानी पाइप में बहुत ज़्यादा बल लगता है, ठीक है, पेनस्टॉक में बहुत ज़्यादा बल लगता है, पानी का हथौड़े की तरह बर्ताव, इसको बोलते हैं हैमरेज, हैमर इफेक्ट, ठीक है, हैमरिंग इफेक्ट। रुकावट आने पर स्पीड से आता पानी फोर्स लगाकर पाइप को तोड़ने की कोशिश करता है, जिसे हाइड्रोलिक शॉक कहते हैं। ये एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे पूछ लेगा कि जो हाइड्रो पावर प्लांट में फोर्स लगाकर, ठीक है, पाइप को तोड़ने की कोशिश करता है जो पानी, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक शॉक बोलते हैं, ठीक है। और हैमरिंग इफेक्ट के आधार पर वो मतलब फोर्स लगाता है। ये आपको बता दिया था लास्ट क्लास में कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होता है और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होता है। कन्वेंशनल का मतलब होता है कि जो हम कन्वेंस करके किसी उसके ईंधन को, जो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है उसमें यूज होने वाले सोर्स को हम कन्वेंस करके अपने तरीके से किसी भी टाइम पे एनर्जी बना लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं, तो उसे कन्वेंस करके, किसी भी स्रोत को कन्वेंस करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। मतलब जिन सोर्स को हम अपने तरीके से यूज़ कर लेते हैं, किसी भी टाइम एनर्जी को बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, कन्वेंस कर लेते हैं, तो उन सोर्सों को हम बोल देते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत यहाँ पे हिंदी में इसलिए यूज़ किया गया कि ये पारंपरिक है, सदियों से यूज़ होता आ रहा है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। हाइड्रो पावर प्लांट कई बार हम नॉन कन्वेंशनल में भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वो ऑप्शन डिपेंड करेगा कि अगर हाइड बाकी जैसे 4 ऑप्शन दे दिया कि थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और हो गया हमारा जो डीजल पावर प्लांट, और 4 दे दिया हाइड्रो पावर प्लांट। इसमें पूछ लेता है कि कन्वेंशनल कौन सा है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स कौन सा है। तो हाइड्रो पावर प्लांट को हम नॉन कन्वेंशनल उधर मान लेते हैं, ये प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम कन्वेंस नहीं कर सकते हैं किसी भी समय इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ये कौन सा स्रोत होता है? गैर परंपरागत स्रोत बोलते हैं इसको। परंपरागत का मतलब है ये नई पीढ़ी से ही यूज होने शुरू हुए हैं, जैसे सोलर एनर्जी पावर प्लांट हो गया, विंड पावर प्लांट हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया। तो ये नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या हो गया? सोलर को हम केवल सूर्य की स्थिति में ही चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम रात को मन किया तो रात को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दें। जबकि कोयला वाला होता है जो थर्मल पावर प्लांट होता है या हाइड्रो पावर प्लांट होता है, बाद में पानी इकट्ठा तो रात और दिन में किसी भी टाइम हम बना सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट दिन रात कभी भी चला सकते हैं, तो इसको कन्वेंस कर सकते हैं। जबकि सोलर हम दिन में ही यूज़ कर सकते हैं। विंड पावर प्लांट को तभी यूज़ कर सकते हैं जब हवा तेज चल रही हो। टाइडल एनर्जी को भी तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारी जो समुद्र में लहरें हैं वो ऊंची ऊंची हो रही हो। टाइडल एनर्जी हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिल रही हो। आगे चलते हैं। आगे यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा भाई। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ पे तैयार किए गए हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें से छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो बुक्स होती है बुक्स में बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें से ही जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पे नोट किया गया है। तो इसलिए जो यहाँ पे करवाया जा रहा है इसको तो मत ही छोड़ना, इसको याद कर लेना। क्लास में आपको समझाया जा रहा है, यहाँ से समझ लेना, और अपने से अगर समझना चाहते हो तो अपने से भी समझ लेना। इसकी PDF टेलीग्राम और जो करियर इलेक्ट्रिशियन के अंदर आपको मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। ये इलेक्ट्रिशियन करियर के अंदर ऐसे ही इलेक्ट्रिशियन का E कैपिटल, करियर का CARE, केयर बड़ा कर दोगे, ER स्मॉल लेटर में, और केंद्र का K बड़ा करके। ये टेलीग्राम पर आप सर्च करके यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हो।
और यही हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड के पास भी इसको शेयर कर सकते हो। आपको क्लास अच्छी लगे, आपको लगे कि कंटेंट अच्छा है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्ज़ाम ओरिएंटेड डाटा है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के पास में शेयर कर सकते हो। और पीडीएफ आपको बता दिया कि टेलीग्राम का चैनल है इलेक्ट्रीशियन करियर के अंदर, उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया, ये हो गया हमारा जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसके हेड की ऊंचाई के हिसाब से ये यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि हेड की ऊंचाई, अगर हमारी हेड जो बांध है उसको हम हेड बोलते हैं जिसमें हम पानी इकट्ठा करते हैं, ठीक है। उसकी ऊंचाई अगर 15 मीटर है तो उसको हम लो हेड बोलते हैं, या 15 मीटर है 15 मीटर से कम है, ठीक है। 15 मीटर से ज़्यादा और 70 मीटर से कम है अगर हेड की ऊंचाई, बांध की ऊंचाई, तो उसको हम मीडियम हेड बोलते हैं। और 70 मीटर से 500 मीटर के बीच में अगर हेड की ऊंचाई है तो उसको हाई हेड बोलते हैं, ठीक है। और 500 मीटर से मैक्सिमम, जो 500 मीटर से ज़्यादा है हेड की ऊंचाई, तो उसको वेरी हाई हेड बोलते हैं। इसको याद कर लेना कि कौन सा लो हेड होता है, कौन सा मीडियम हेड, हाई हेड और वेरी हाई हेड कौन सा होता है, ठीक है। 15 मीटर से नीचे वाला होता है वो लो हेड होता है, और 500 मीटर से ज़्यादा होता है वो वेरी हाई हेड होता है। ये क्यों पूछा जाता है, इसमें जो टर्बाइन्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के यूज़ किए जाते हैं। लो हेड में डिफरेंट टाइप का टर्बाइन यूज़ किया जाता है, और जो मीडियम और हाई है इनमें अलग किया जाता है, वेरी हाई में डिफरेंट टाइप का टर्बाइन यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस में पूछा गया, कि आपको आगे बताएंगे कि कैसे पूछा गया इससे क्वेश्चन। आप यहाँ पे ये देख लेना कि लो हेड के लिए जो टर्बाइन यूज़ किया जाता है उसको कैपलन टर्बाइन बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमारा हेड की ऊंचाई 15 मीटर या उससे कम है, मान लिया 10 मीटर है हमारे हेड की ऊंचाई, ठीक है, 10 मीटर हो गया या मतलब करीबन 30 फुट हो गया, तो इतनी ऊंचाई अगर हमारे हेड की है तो उसके लिए हम कैपलन टाइप का टर्बाइन यूज़ करते हैं। मीडियम हेड के लिए कौन सा टर्बाइन यूज़ करते हैं, मीडियम हेड में क्या हो गया, 15 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई होगी, मान लिया कि 16 या 17 या मतलब 20 मीटर की ऊंचाई है, तो 15 मीटर के करीबन करीब जो नज़दीक में डाटा पड़ता है उसके लिए हम कैपलन टर्बाइन का ही यूज़ करेंगे। और पता चल रहा है कि मतलब उसका जो 15 मीटर से कितने 70 मीटर की है ना, कि आपसे पूछ लिया कि जो 50 मीटर ऊंचे हेड के लिए कौन सा टर्बाइन का यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए हम बोल देते हैं फ्रांसिस टर्बाइन का, ठीक है। 70 मीटर के नज़दीक में जो ऊंचाई दी होगी उसके लिए फ्रांसिस टर्बाइन का यूज़ करेंगे। और 15 मीटर के करीब, 15 मीटर से कम या 15-16 मीटर हो जाते हैं, उसके लिए हम कैपलन टाइप का टर्बाइन यूज़ करते हैं। आगे आगे हाई हेड के लिए, हाई हेड हो गया 70 मीटर से 500 मीटर की ऊंचाई वाला हेड, उसके लिए हम करते हैं फ्रांसिस या पेल्टन टर्बाइन का, ठीक है। फ्रांसिस क्या हो गया, जैसे कि हमारा बोल दिया कि हमें 70 मीटर ऊंचे हेड के लिए या 100 मीटर ऊंचे हेड के लिए, ठीक है, 100 मीटर ऊंचे हेड के लिए हम कौन से टर्बाइन का यूज़ करेंगे। वैसे देखा जाए तो 70 मीटर से ज़्यादा हो गया, ठीक है, 70 मीटर से और 500 मीटर के बीच में कौन सा है, हाई हेड है, ठीक है। वैसे तो 70 मीटर तक ही हम यहाँ पे 70 मीटर तक की ऊंचाई वाला को मीडियम बोलते हैं, और मीडियम के लिए हमें फ्रांसिस यूज़ करा है 70 के करीबन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हाई हेड के लिए, वो फ्रांसिस यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हाई हेड के लिए फ्रांसिस कब यूज़ करते हैं, जब 70 मीटर के करीब में हमारी ऊंचाई दी हुई होती है। जैसे कि 100 हो गया, ठीक है, 100 मीटर हो गया, 100-500 मीटर के करीब तो लगता नहीं है, 70 मीटर के करीब लगते हैं, तो हम पीछे वाले पे चले जाते हैं, मीडियम वाले पे, 70 के करीब कौन सा है, फ्रांसिस टर्बाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि या तो 70 मीटर या 100 मीटर आपको ऊंचाई दे देगा, या ऐसे बोल देते हैं हाई हेड के लिए कौन सा टर्बाइन का यूज़ करेंगे। मेनली तो हम मतलब प्रीवियस में जो पूछे गए ऐसे ही पूछे गए कि लो हेड के लिए कौन सा टर्बाइन का यूज़ किया जाता है, उसको ऑप्शन हो जाएगा कैपलन, ठीक है। और ऐसे पूछ लेगा कि जो हाई हेड होता है उसके लिए कौन सा टर्बाइन का यूज़ करते हैं। हाई हेड के लिए आप पेल्टन भी यूज़ कर सकते हो या फ्रांसिस भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, डिपेंड ऑन कि कितना मीटर ऊंचाई उसकी दी हुई है।
वेरी हाई हेड हो गया जो 500 मीटर से ऊंचे हेड है, उसके लिए हम पेल्टन टाइप का टरबाइन यूज करते हैं। इसको कैसे याद किया, मैंने भी ऐसे याद किया, मेरे सर ने भी ऐसे ही बताया, गुरुजी ने, कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, ट्रिप ऑफ रिमेंबर। जैसे कि KFC का जो पनीर होता है या KFC का जो किचन मसाला होता है, ठीक है, उससे आप याद कर सकते हो। जैसे KFC का होता है ना, KFC ना याद करके आप KFP इसको याद कर लेना, ठीक है, C की जगह P पढ़ लेना। ऐसे K से बन गया कैपलन, F से बन गया फ्रांसिस और P से बन गया पेल्टन, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में है। कैपलन का यूज कर लेते हैं हम लो हेड के लिए, फ्रांसी का यूज कर लेते हैं हम हाई हेड और मीडियम हेड के लिए, और जो पेल्टन का होता है उसका कर लेते हैं हम वेरी हाई हेड के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको देख लेना, यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा है, कई बार पूछा गया है। अब आ गया ये, आपको बता देते हैं यहाँ से, ये टेबल बनाई गई है, पैरामीटर हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। आपको ये तीनों पढ़ा दिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट लास्ट क्लास में और थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट आज पढ़ा दिए। इन तीनों में जो टेबल है उसमें क्या दिया गया है वो बताते हैं कि कैपिटल कॉस्ट इन तीनों में कैपिटल कॉस्ट होती है कि जो एक बार उसको स्टैब्लिश करते टाइम जो पैसा लगता है, जो कॉस्ट लगती है, उसको हम कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट होती है, सबसे ज़्यादा जो हम पैसा लगाते हैं किसी भी पावर प्लांट को स्टैब्लिश करने में, वो सबसे ज़्यादा इन तीनों में से सबसे ज़्यादा किसकी होती है, वो होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट की। इसकी कीमत ज़्यादा होती है क्योंकि ये परमाणु बेस्ड होता है, इसमें सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखा जाता है और बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होती है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो स्टैब्लिश कॉस्ट होती है, कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं जिसको। उसके बाद होते हैं हाइड्रो पावर प्लांट की, क्योंकि इसमें जो बांध का निर्माण होता है वो बहुत ज़्यादा उस पर पैसा लग जाता है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर होते हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट पे जो स्टेब्लिशमेंट की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, लेकिन जो उसकी ईंधन होता है, कोयला होता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह पे लेके आने के लिए उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, जिसको हम रनिंग कॉस्ट में काउंट करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल कॉस्ट सबसे ज़्यादा किसकी होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की। सबसे कम किसकी होती है, थर्मल पावर प्लांट की। और मीडियम होती है हाइड्रो पावर प्लांट की। ये तीनों पावर प्लांट इंपॉर्टेंट है हमारे इलेक्ट्रिशियन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रनिंग कॉस्ट हो गया कि हमने एक बार स्टैब्लिश कर दिया, शुरू कर दिया उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, उसके बाद में जो ईंधन यूज होता है या कोई भी टूट फूट की कॉस्ट होती है उसको हम रनिंग कॉस्ट बोल देते हैं। सॉरी, टूट फूट की कॉस्ट को हम अलग यूज करते हैं, उसको बोलते हैं भाई, उसको भी अलग यूज करते हैं हम, ठीक है। उसको आगे बढ़ाएंगे आपको। यहाँ पे जो रनिंग कॉस्ट होती है सिर्फ ईंधन की कॉस्ट होती है उसको चलाने के लिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट कौन सी होती है, रनिंग कॉस्ट ये होती है थर्मल पावर प्लांट की, क्योंकि कोयला की ट्रांसपोर्ट खर्चा होता है। न्यूक्लियर की हाई होती है, थोड़ी सी कम होती है थर्मल के कंपैरिजन में, और हाइड्रो पावर प्लांट की लोएस्ट होती है, क्योंकि पानी को एक जगह से दूसरे जगह पर लेके आने के लिए कोई खर्चा ही नहीं होता, बिल्कुल मिनिमम लगा के चल सकते, क्योंकि एक बार हमने जो नहरें बना ली, बांध बना लिया, उसके बाद तो पानी वहीं से आएगा ना, ऐसा तो है नहीं ट्रंकों में भर के लेके आएंगे, ठीक है। जबकि कोयले को रेल में, ट्रंक में ऐसे एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आया जाता है, खानों से हम पावर प्लांट तक पहुंचाते हैं। कॉस्ट हो गया, यूनिट हो गया, मतलब कॉस्ट वही है, मतलब इसमें अगर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, सॉरी, जो मरम्मत की कॉस्ट होती है वो, उसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं। हाईएस्ट किसकी होती है, थर्मल पावर प्लांट पे ज़्यादा कॉस्ट लगती है, ठीक है, मरम्मत की। हाइड्रो पावर प्लांट की सबसे कम लगती है, न्यूक्लियर की थोड़ी सी कम लगती है थर्मल के कंपैरिजन में। आगे फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन,
फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन नील हो गया, हाईएस्ट वही कोयले वाला सबसे ज़्यादा होता है, और लो होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। आगे आ गया इफिशियंसी। इफिशियंसी आपको बता रखे कि थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी 35 से 40% होती है, 35 से 40% न्यूक्लियर पावर प्लांट की होती है। सबसे ज़्यादा जो इफिशियंसी होती है वो होती है हाइड्रो पावर प्लांट की, 90% से भी ज़्यादा होती है हाइड्रो पावर प्लांट की, क्योंकि इसमें ईंधन या खर्चा बहुत कम होता है, और एक वर्ष स्टैब्लिशमेंट के बाद हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो कंटिन्यू करते ही रहते हैं। तो इसकी जो इफिशियंसी है 90% से ज़्यादा होती है, और जो हमारा थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी 35 से 40% इफिशियंसी होती है, दक्षता होती है। लोकेशन लोकेशन अगर हम हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, हाइड्रो पावर प्लांट हम खाली जगह पे ही लगा सकते हैं, ऐसे नहीं कि इसको शहर के बीच में लगा दें, ठीक है। और जो थर्मल पावर प्लांट है इसको हम शहर के बीच में भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली हो गया हमारा, हरियाणा में लगा हुआ है, जैसे खेदड़ लगा हुआ, पानीपत में लगा हुआ है, ठीक है, झज्जर में लगा हुआ है। तो इसको हम शहर के बीच में, मतलब हमें ज़्यादा खाली जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी होती है, जहाँ हमें ट्रांसमिट करनी होती है या जनरेट डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, वहीं पे हम प्लांट को लगा सकते हैं। जबकि हाइड्रो पावर प्लांट के मामले में ये चीज़ नहीं है। हाइड्रो पावर प्लांट के लिए, बांध के लिए बहुत खाली एरिया चाहिए, ठीक है, और ज़मीन भी ऐसी होनी चाहिए, पथरीली होनी चाहिए, ताकि वो बैठे ना, बहे ना माटी, ठीक है। इस चीज़ से लोकेशन डिपेंड करती है कि उस लोकेशन में वो हम प्लांट को स्टैब्लिश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऐसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, उसके लिए भी हमें खाली जगह चाहिए, क्योंकि ये डेंजरस होते हैं, इसमें विकिरणें भी निकलती हैं और खतरा भी रहता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है, ज़्यादा खतरा रहता है बाकी के कंपैरिजन में। तो इसलिए इसको भी रिमोट एरियाज़ में स्टैब्लिश कर सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ जान माल की हानि का चांस रहते हैं। एप्लीकेशन, हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। पीक या बेस लोड पे, बेस लोड पे, बेस लोड पे, ठीक है। यहाँ पे हो गया बेस लोड का मतलब हो गया, जैसे कि हमारे शहर में हम मतलब दिन और रात की मैक्सिमम क्या होती है, जैसे कि हम 100 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे जींद डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ मैं, जींद डिस्ट्रिक्ट में मान लिया हमने कि यहाँ पे 100 मेगावाट की, ये एक आंकड़ा वैसे मान के चल रहे हैं, ऐसे तो कम या ज़्यादा भी यूज़ करते हैं, मान के चलते हैं कि 100 मेगावाट की हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं यहाँ पे जींद डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन बाई चांस ऐसा हो गया कि कोई काम हो गया, ठीक है, हमें एक दिन के लिए 120 मेगावाट की ज़रूरत पड़ गई जींद डिस्ट्रिक्ट में, कोई भी हमें उद्योग चलाना हो गया एक दिन के लिए या एक महीने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा, जैसे 100 मेगावाट हम महीने के 300 दिन यूज़ करते हैं, ठीक है। और 120 मेगावाट हो गया, ये हम सिर्फ मान लिया कि 3 से 4 दिन के लिए यूज चाहिए, ठीक है। तो 120 के लिए हमें 100 तो यहाँ से मिल जाएगी, और जो एक्स्ट्रा 20 मेगावाट हो गई ना, इसको हम पीक लोड बोलते हैं, ठीक है। और 100 मेगावाट हो गया, इसको बोलते हैं बेस लोड, जो हमें डेली यूज करना होता है। तो थर्मल पावर प्लांट को हम बेस लोड के रूप में यूज़ करते हैं, जो हम डेली बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, उसकी खपत को, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम थर्मल पावर प्लांट का यूज़ करते हैं। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसको भी हम बेस लोड के रूप में यूज़ करते हैं। और जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसको हम बेस लोड पे भी यूज़ कर सकते हैं और पीक लोड पे भी, ठीक है। बेस लोड का मतलब ये है, अगर हमारे पास पानी है वो बांध में इकट्ठा है, और मतलब हम कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर, मतलब जनरेट कर सकते हैं, तो बेस लोड के रूप में हम उसको यूज़ कर लेते हैं। और पीक लोड के रूप में कब यूज़ करते हैं, जब बांध में पानी कम है और हमें सिर्फ मतलब 100, मैंने बताया ना 120 जरूरत पड़ गई 3-4 दिन के लिए, और 100 तो हम थर्मल पावर प्लांट से ले लेंगे, और जो एक्स्ट्रा 20 मेगावाट होगी वो हम हाइड्रो पावर प्लांट को चला के
वहाँ से ले लेंगे। तो एक्स्ट्रा जो 20 मेगावाट हमने लिया उसी को हम पीक लोड बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम मतलब मैक्सिमम हम जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसको पीक लोड के रूप पे यूज़ करते हैं। सेफ्टी के तौर पे कौन सा सही है? सेफ्टी के तौर पे जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो सबसे सेफ है, और थर्मल पावर प्लांट है वो थोड़ा कम सेफ है। और सबसे कम सेफ कौन सा है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें ज़्यादा खतरा रहता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। और सबसे कम खतरा कौन सा होता है? हाइड्रो पावर प्लांट में। पोल्यूशन किस में ज़्यादा होता है? पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है थर्मल पावर प्लांट में, कोयला जलता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर में होता है, और सबसे कम होता ही नहीं है भाई हाइड्रो पावर प्लांट में, तो नील लिख दिया यहाँ पे। क्यों? पानी में कौन सा पोल्यूशन होगा, ठीक है। स्किल, जो कर्मचारी काम करते हैं उसमें कैसी स्किल होनी चाहिए? जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है ना उसमें सबसे स्किल्ड एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर छोटी सी भी गलती होगी तो वहाँ पे बहुत ही खतरा हो जाएगा पॉपुलेशन को, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्किल्ड की न्यूक्लियर पावर प्लांट में ज़रूरत करती है। फिर थर्मल पावर प्लांट में मतलब 80-90% स्किल वाला चल जाता है, या मतलब मोर स्किल बोल सकते हैं इसको। और सबसे कम स्किल हाइड्रो पावर प्लांट में ज़रूरत होती है। इसमें ज़्यादा खिचड़ा नहीं होती, तो थोड़ा सा मतलब ट्रेनिंग दे के हम हाइड्रो पावर प्लांट पे ड्यूटी लगा सकते हैं। खतरा हर जगह होता है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी की काम होती है वहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट होती है, उससे कम फिर हाइड्रो पावर प्लांट पे बिल्कुल कम। लाइफ स्पैन इनका जो कार्यकाल होता है हाइड्रो या मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पावर प्लांट यूज़ किए जाते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट होता है वो 50 साल तक हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसको 20 से 25 साल तक ही हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम ये यूज़ में नहीं आता है, या यूज़ में लाना है तो इसको मरम्मत करके या इसको नया इस्टेब्लिश करके हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम ईयर होती है 20 से 25 साल, और जो हाइड्रो पावर प्लांट होती है उसकी 50 साल तक रनिंग ईयर होती है, ठीक है। लाइफ स्पैन बोलते हैं इसको। बस अभी क्वेश्चन हो गया, ये थ्योरी हमारा हो गया। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन होते हैं बस, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। स्पिलवे किस पावर प्लांट का बैग है? मैंने बताया था ना, स्पिलवे और एक और था, ठीक है। ये कौन से? स्पिलवे और फोरवे टैंक। स्पिलवे टैंक और फोरवे टैंक बताया था मैंने। ये कौन से पावर प्लांट का हिस्सा है? हाइड्रो पावर प्लांट का हिस्सा है, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको जो पेपर में पूछे गए हैं, बस ये नोट्स में नोट कर रखे, इसलिए आपको करवा रहा हूँ यहाँ से। कंट्रोल रोड किस पावर प्लांट का हिस्सा है? कंट्रोल रोड किस पावर प्लांट का हिस्सा है भाई? न्यूक्लियर पावर प्लांट का हिस्सा है। इकोनोमाइजर किस पावर प्लांट का हिस्सा है? इकोनोमाइजर होता है थर्मल पावर प्लांट का। ये क्या करता है? जो फ्लू गैसेज होती है, इकोनोमाइजर फ्लू गैसेज होती है उनमें से हीट को ऑब्जर्व करके और पानी को गर्म करने का काम करता है इकोनोमाइजर, ठीक है। बॉयलर में जाने से पहले उसको पानी को थोड़ा गर्म कर देता है, ताकि बॉयलर में जाने के बाद जल्दी से पानी गर्म हो जाए और गर्म होकर भाप में बदल जाए। इसे यूज होने वाला पानी होता है 8.5 pH का, ये बता दिया। जो थर्मल पावर प्लांट होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? रैंकाइन साइकिल पर। यह भी आपको करवा दिया आज, याद कर लेना कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है? रैंकाइन साइकिल। इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। मॉडरेटर के रूप में न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या यूज करते हैं? D2 मोस्टली यूज करते हैं। ये इसकी जो इफिशियंसी होती है मतलब सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद हम ग्रेफाइट को यूज़ कर लेते हैं। बेरिलियम और बेरिलियम ऑक्साइड को थोड़ा कम करते हैं क्योंकि ये कॉस्टली होता है। नेक्स्ट है मॉडरेटर या मंदक के रूप में न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपको बता दिया अभी। कूलेंट के रूप में हम H2O D2 और पिघला हुआ सोडियम पोटासियम, ठीक है, इसको हम यूज कर लेते हैं कूलेंट के रूप में। कूलेंट के रूप का मतलब ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट में जब हीट हो जाती है तो उस हीट को कम करने के लिए, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में हीट को कम करने के लिए या प्लांट में जो
ऊष्मा हो जाती है, उसको कम करने के लिए कूलेंट का प्रयोग करते हैं। और कूलेंट के रूप में D2 याद कर रख सकते हो आप, और पिघला हुआ सोडियम, ठीक है, इसको मेल्टेड सोडियम याद कर सकते हो। कंट्रोल रोड का क्या प्रयोग है न्यूक्लियर पावर प्लांट में? ये क्या करता है, न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व करते हैं ताकि न्यूट्रॉन्स की जो रिलीज न्यूट्रॉन्स होते हैं बहुत ज़्यादा ना हो जाए, और उसको कंट्रोल करके जितनी हमें ऊर्जा ज़रूरत होती है उतने ही सिर्फ प्रयोग में आने वाले न्यूट्रॉन्स ही उसमें उपस्थित रहे, और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल रोड द्वारा नियंत्रित करके हम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको नियंत्रित में ले सकें, ताकि वो स्फोट ना कर जाए और हानि ना पहुंचा दे, ठीक है। कंट्रोल रोड के रूप में क्या यूज़ करते हैं, बोरोन को याद रख लेना, कैडमियम को याद रख लेना, और हाफनियम को याद रख लेना, ये तीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल्डिंग का यूज़ करते हैं हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है, कैसे, कंक्रीट के रूप में या लेड की दीवार बना देते हैं, गहरा पानी में उसको स्टैब्लिश कर देते हैं, तो ये होता है सेल्डिंग, जिससे जो उससे विकिरण निकलती है, ठीक है, ऐसे हानिकारक गैसें, हानिकारक किरणें निकलती हैं, ताकि वो कर्मचारियों को नुकसान ना पहुंचाए, आसपास रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचा दे वो किरणें, इसलिए हम सेल्डिंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि वेल्डिंग करने वाला होता है वो अपनी आंखों के आगे ऐसे यूज़ करता है ना, ताकि उसकी आंखों में जो किरणें होती है वेल्डिंग करते टाइम वो ना लगे और उसकी आंखें सेफ रहें। ऐसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेल्डिंग होती है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन के, एक नाभिक कई नाभिक में टूट जाता है, ठीक है। ऐसे कई नाभिकों में टूटने के बाद न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये आज की क्लास थी भाई, बिल्कुल मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया है अपनी तरफ से अच्छे से समझाने के लिए, और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर कुछ रहता है कि जो समझ में नहीं आया तो इस क्लास को आराम से देख के, इस क्लास में जो पढ़ाया गया उसकी PDF आप टेलीग्राम से लेके वहाँ से रिवाइज कर लेना एक बार, और आपको एक बार यहाँ से क्लास देखो और एक बार वहाँ से PDF से रिवाइज करने के बाद डेफिनेटली आपको मतलब 90% या 95% याद हो जाएगा। 100% कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चाहो कि 100 में से मेरे 100 नंबर आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप 100 में से 95 भी करते हो ना, और हर क्लास को अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ में देखते हो, तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे विद्वान बनना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे को 100 में से 100 मार्क्स चाहिए। 100 में से आपके 80-85 मार्क्स आते हैं और पता चल रहा है कि लिस्ट 65-70 पे रह रही है, तो आप सिलेक्शन लीजिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। क्लास अच्छी लगी हो तो आप यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीशियन करियर केंद्र को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जो टेलीग्राम चैनल है इलेक्ट्रीशियन करियर केंद्र, इसी नाम से है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ से PDF प्राप्त करके अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना। धन्यवाद क्लास देखने के लिए, और नेक्स्ट क्लास देखने के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ अगली क्लास में, ठीक है। आज के लिए हम इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। धन्यवाद भाई।